नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे आज अरविंद केजरीवाल। जी हां, सुबह 11 बजे सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे अपने परिवार के साथ। इस दौरान वो आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल को आवंटित बंगले में रहेंगे। मनीष सिसोदिया भी सरकारी आवास खाली कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीएम आवास खाली कर देंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ और आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल को आवंटित बंगले में वो शिफ्ट होंगे। इसी के साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपना सरकारी आवास आज खाली कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो जेल से रिहा हुए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी। वहीं अब सीएम आवास आज अरविंद केजरीवाल खाली कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ सीएम आवास खाली कर देंगे, किस जगह वो शिफ्ट हो रहे हैं, कितने बजे वो सीएम आवास खाली करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल को ये बंगला खाली करना पड़ेगा, लेकिन लगातार इसमें जो देखा जा रहा था कि डॉक्टर अशोक मित्तल जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, तो अब उनको जो है उनके बंगले में रहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं अशोक मित्तल और केजरीवाल के भी करीबी हैं। लगातार जिस तरीके से पार्टी जब केजरीवाल ने बनाई थी, तो लगातार जब पूरा सहयोग जो है अशोक मित्तल और केजरीवाल का जो सहयोग रहता था, लगातार उनके उससे चलता था। लेकिन अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से आतिशी को बंगले की बात कही जा रही थी कि बंगला आतिशी को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर राजनीति कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वो काफी करोड़ों का बंगले के अंदर पैसा लगाया अरविंद केजरीवाल ने, लगातार उनको उस बंगले की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब बंगला जो है अरविंद केजरीवाल जो है आज खाली कर देंगे। सुबह 11 बजे ये बंगला खाली करके वो डॉक्टर अशोक मित्तल जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनके आवास पर जाएंगे। लेकिन उसके आवास पर रहने का पूरी तरीके से बंदोबस्त उनका कर दिया गया, क्योंकि सांसद है वो लगातार। सवाल ये जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि काफी करीबी माने जाते हैं अशोक मित्तल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अशोक मित्तल के बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अशोक मित्तल के परिवार के साथ वहां वो रहेंगे या फिर अशोक मित्तल ने वो बंगला जो है अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से दे दिया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से अशोक मित्तल ने बंगला जो है अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए दिया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि लगातार क्योंकि सांसद हैं और सांसद पूरी तरीके से जो है अपने बंगले में ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो है अशोक मित्तल भी उसी बंगले में रहेंगे और अरविंद केजरीवाल भी जो है दोनों लोग साथ रहेंगे। क्योंकि देखा यह जाता है कि साथ साथ जब राजनीति की जो शुरुआत उन्होंने की थी अशोक मित्तल ने, तो अरविंद केजरीवाल को जो है वो अपना गुरु मानते हैं और गुरु के लिए पूरी तरीके से जो है नम निभा रहे हैं, लगातार ये देखा जाता है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अशोक मित्तल जो है उस बंगले को खाली कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो सामान है वो 11 बजे अशोक मित्तल के आवास पर पहुंचेगा। अशोक मित्तल के आवास में सामान उसमें रखा जाएगा और लगातार जो बंगला वो खाली करेंगे उसमें आतिशी का सामान रखा जाएगा, क्योंकि देखा यह जाता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बन गई है। अच्छा, यानी आतिशी भी आज ही शिफ्ट हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार इस पे यही देखने को मिल रहा है कि आतिशी जब बंगला खाली होगा तो आतिशी भी आज ही शिफ्ट होंगी, क्योंकि देश में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है और राजनीति की पूरी तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे मुद्दे को खड़ा कर रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों उस बंगले को खाली नहीं कर रहे। क्या हालांकि नितिन, इससे पहले भी देखने को मिला था जब डेप्यूटी सीएम बने थे मनीष सिसोदिया और उन पर आरोप लगे थे, जेल गए थे, तो उन्होंने अपना जो बंगला उन्हें अलॉट हुआ था वो खाली नहीं किया था। आतिशी के नाम पर वो बंगला अलॉट होके उसमें मनीष सिसोदिया का ही परिवार रह रहा था। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम हाउस खाली करना पड़ रहा है, साथ में खबर है कि मनीष सिसोदिया भी शायद बंगला खाली कर सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जब उस समय मनीष सिसोदिया पे जो दारू मामले में जेल गए थे, तो उसके बाद लगातार जो है मनीष सिसोदिया जो बंगले में रहते थे वो आतिशी के नाम से अलॉट किया गया था, लेकिन उसमें लगातार मनीष सिसोदिया ने वो बंगला खाली नहीं किया। लेकिन उसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को वो बंगला खाली करना पड़ेगा, उस बंगले से उनको निकलना पड़ेगा। लगातार यही है कि
जब नई मुख्यमंत्री अतीसी बन गई है तो उनको बंगला अलॉट कर दिया गया है, उस बंगले में अतीसी रहेंगे। लेकिन अतीसी की तरफ से ये बयान आया था, लगातार उसको कह रही थी कि वो उस बंगले में नहीं रहेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके गुरु हैं। लगातार उनको जो है राजनीति का जो कैरियर था उनके साथ में उन्होंने शुरू किया था और कालका की विधानसभा से वो अतीसी जो है विधायक भी है। लगातार उसमें यही कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट हो रहे हैं। कल सुधांशु त्रिवेदी ने भी ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को बंगला खाली करना पड़ेगा। आखिरकार क्यों वो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बंगले को लेकर जो सियासत है वो बिल्कुल, यानी बंगले को लेकर सियासत जो है राजधानी दिल्ली में वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आज 11 बजे के करीब सीएम हाउस छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल और अशोक मित्तल के बंगले में वो शिफ्ट होंगे। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गोरखपुर की कर लेते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आज जनता दर्शन करेंगे। कार्यक्रम इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी, फरियादियों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण भी किया। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें क्योंकि गोरखपुर के दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान आज उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तुरंत मौके पर उन फरियादों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। तो समय समय पर जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में होते हैं, गोरखनाथ मंदिर में वो जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर लगाते हैं, जिसमें प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर सीधे सीएम के दरबार पहुंचते हैं, सीधा मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी फरियाद बताते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह सुबह जनता दर्शन किया। जनता दर्शन का कार्यक्रम वहां पर था जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तुरंत मौके पर ही निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। तो जनता से 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए, ताकि जनता सीधे अपने मुख्यमंत्री से बातचीत कर सके, सीधे अपने मुख्यमंत्री को जो भी समस्याएं हैं वो बता सके, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन जरूर करते हैं। और आज भी जनता दर्शन का कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। लखनऊ में विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नसरुल्लाह की मौत को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फरमान दिया है कि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए, सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखी जाए। तो जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के बीच उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद कई तरह के जुलूस देखने को मिले, कई तरह के विरोध प्रदर्शन के मार्च देखने को मिले। वहीं इस सभी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में विशेष तौर पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद यूपी में कई जगहों पर और खासकर राजधानी लखनऊ में विशेष समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च निकाला था, जुलूस निकाला था, शोक मनाया था। इस सबको देखते हुए क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को साफ तौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फरमान भेजा है कि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए और सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखी जाए क्योंकि ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के मामले में कई तरह के भड़काऊ पोस्ट भी देखने को मिले थे जिसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया गया था, शोक मनाने की बात कही गई थी। तो ऐसे में यूपी में हाई अलर्ट है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, काफी ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को दिए हैं। तो इजराइल ईरान युद्ध को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद यूपी में कई जगहों पर
धार्मिक जो गुरु थे उनके द्वारा फरमान जारी किया गया था कि शोक मनाएं, जुलूस निकाले, प्रदर्शन करें। ऐसे में अब यूपी में आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस को साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, हाई अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल लिया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच जिस तरह से यूपी में प्रदर्शन हुआ, खासकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के आह्वान पर यूपी समेत कई अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे भी लगे और यहाँ तक कि 3 दिनों तक शोक के लिए शिया समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा भी फहराया और लगातार जो है इजराइल का विरोध किया जा रहा है। आज जुमा की नमाज है और ईरान इजराइल युद्ध के बीच जिस तरह से आज जुमा की नमाज है, यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को खास दिशा निर्देश दिया है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और आज नवरात्र का दूसरा दिन भी है और इसी बीच जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसको लेकर डीजीपी ने पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। मस्जिदों के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इसके अलावा मंदिरों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद आसिफ, आज जिस तरह से आपने भी कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज का आज मौका है, ऐसे में मस्जिदों में भी भारी भीड़ होने वाली है और इसी को देखते हुए जिस तरह से पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, ताकि दोनों ही आयोजनों में लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने जो धर्म है या जो भी आज उनका कामकाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर सके। जी बिल्कुल लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मस्जिदों और मंदिरों के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही साथ पैरा मिलिट्री फोर्स जो है गश्त कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है क्योंकि अफवाह न फैले, इसको लेकर मीडिया साइबर सेल और साथ ही साथ यूपी पुलिस जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी हुई है क्योंकि जिस तरह से अफवाह फैलाकर कहीं न कहीं प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाता है, इसको लेकर भी खासा अलर्ट है। इसके अलावा एलआईयू भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर है। जो खुराकी तत्व हैं उन पर पैनी नजर रखा जा रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए जो है पूरा इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ फायर विभाग की टीमें भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं कि मोहम्मद आसिफ जो हिजबुल्लाह चीफ थे नसरुल्लाह, उनकी मौत का असर भारत में भी देखने को मिला था और खासकर अगर बात करूं यूपी की तो यूपी में सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला था, जहां कई तरह के प्रदर्शन हुए, रैलियां और जुलूस निकले, साथ ही शोक मनाया गया। तो ऐसे में किस तरह से जो अराजक तत्व हैं उनको किस तरह से काबू में करने की कोशिश, जैसा आपने भी कहा, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए रिया, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ है उसकी मौत के बाद यूपी के कई अलग अलग शहरों में जो है प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाला गया और इजराइल विरोधी नारे लगाए गए, जिसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का माहौल न बिगड़े, इसको लेकर यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर रही। अगर अमेठी जिले की बात करें तो अमेठी जिले में कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। कई ऐसे शहर हैं यानी माहौल ना बिगड़े, क्योंकि दूसरी तरफ नवरात्र का आज मौका, नवरात्रि का दूसरा दिन और एक तरफ आज जुम्मे की नमाज का मौका, तो ऐसे में माहौल ना बिगड़े, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम चाक चौबंद हो, इसको देखते हुए पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी देंगे।
वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मायावती ने स्वागत किया है। कैदियों से समान व्यवहार सुनिश्चित हो। जेलों में होने वाला भेदभाव पूरी तरह से अवैध है। जेल नियमों में भेदभाव के प्रावधान अब तक दर्ज है। व्यवस्थाओं में बदलाव का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। तो मायावती ने पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेल में कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया था उसका स्वागत किया है और इस संबंध में पोस्ट भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रही है, हर मुद्दे को देखते हुए अपनी बात जरूर रखती है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने हाल ही में स्वागत किया है। देखिए रिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जेलों में जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए और साथ ही साथ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कामकाज है, उसे जाति के आधार पर न बांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बसपा प्रमुख मायावती भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही साथ सरकार पर निशाना भी साधने की कोशिश किया है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है और कहा है कि जाति के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जेलों में जो काम है वह सभी को बराबर करना चाहिए और इसके साथ ही सौतेला व्यवहार जेलों में बंदियों के साथ जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार को भी संवैधानिक नियम कानून पालन कराना चाहिए। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार को लपेटने की कोशिश की है, खासकर यूपी में, और यूपी को लेकर जेलों में जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए हैं, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई है। और बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि जो संविधान है उसी के अनुरूप जेलों में बंदियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो जाति के आधार पर, और न ही उनसे कोई ऐसा काम लिया जाए जिससे यानी मोहम्मद आसिफ, जेलों में जाति के आधार पर बंदियों के साथ या कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर जिस तरह से मायावती ने प्रमुखता से अपनी बात रखी है, क्या माना जाए? इस जिस तरह से उनका पोस्ट सामने आया, इस सबके क्या मायने, किस तरह से किस कोर ग्रुप को यहाँ पर साधने की कोशिश? देखिए रिया, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से झटका लगा है बसपा प्रमुख मायावती को, और इस झटके के बाद बसपा प्रमुख मायावती संभलती दिख रही है और खासकर जो काडर वोट है, दलित वोट और दूसरा वोट है, उसे पाले में करने के लिए लगातार उनकी आवाजें उठा रही हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर संविधान का मुद्दा हो। इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती पूरी तरह से मुखर होती नजर आ रही है। और जिस तरह से जेलों में बड़ा आरोप लगाया है कि जाति के आधार पर यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जाता है, काम काज कराया जाता है, काम बांटा जाता है, तो कहीं न कहीं दलित बंदियों के मामले को लेकर बसपा प्रमुख। साथ ही दूसरी तरफ आसिफ, मायावती ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि सरकारें संवैधानिक ना होकर जातिवादी हैं। इसके क्या मायने? देखिए, साफ इशारा है बसपा प्रमुख मायावती का जेलों को लेकर कि जो सरकारें हैं संवैधानिक नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहने की कोशिश की है कि जाति के आधार पर जिस तरह से जो है जेलों में काम लिया जाता है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जानबूझकर ऐसा करा रही है। यानी एक तरफ जहां मायावती अपने कैडर वोट को साधती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार पर हमलावर दिख रही हैं। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। युवा मोर्चा सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूहों में भी वो रहेंगे। साथ ही कटहरी के जयराम वर्मा इंटर कॉलेज नाउसाडा में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। तो यूपी में 10 सीटों पर
चुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है और तमाम नेताओं ने कमर कस ली है। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। वहीं मिर्जापुर सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। घायलों का समुचित उपचार किया जाए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि मिर्जापुर सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। तो मिर्जापुर में सड़क हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अफसरों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कानपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ। पथराव से वंदे भारत के C7 कोच का शीशा टूट गया। वाराणसी से दिल्ली जा रही थी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिस दौरान इसमें अचानक पथराव होता है। पनकी स्टेशन के आउटर पर अराजक तत्वों ने यह पथराव किया। मामला वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा होने के कारण एफआईआर दर्ज हो गई है। रेलवे संपत्ति को हानि पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो वाराणसी से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अराजक तत्वों ने पथराव किया। इस दौरान हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। रेलवे संपत्ति को हानि पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। खबर संभल से है, जहां संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को बेचने आए थे तीनों आरोपी, वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को छुड़ा लिया। संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इस दौरान संभल पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में एक मुखबिर खास ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग हैं जो मुरादाबाद से यहाँ पे बनियाठेर थाना क्षेत्र में आए हैं और एक बच्ची को 60,000 रुपए में बेचने के लिए जगह जगह घूम घूम के प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बच्ची का जिस तरीके से उपयोग करना है उपयोग कर सकते हैं। यह बात सूचना पुलिस को मिलने पर तुरंत पुलिस थाना बनियाठेर क्षेत्र में जहां मुखबिर खास ने बताया तो वहां पहुंची तो उन्होंने 3 लोगों को कब्जे में लिया और उनके पास से उस नाबालिग बच्ची जो इसकी उम्र 13 वर्ष है उसको रिकवर किया। गहनता से पूछताछ करने पे पता चला कि इस नाबालिग बच्ची के पिता ये अपनी बच्ची को 60,000 रुपए में बेचना चाहते थे, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक अपराध है। इसमें इस संदर्भ में राजू पुत्री सुलाल जो कि मुरादाबाद रहने वाला है, जो अपनी बच्ची को बेचने के लिए इस गांव में आया था, उसके साथ साथ बबलू पुत्र लल्लू और कौशल शर्मा जो कि दलाल हैं, इस तरीके के काम करने में अभ्यस्त हैं। इन तीनों लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन 143/4 BNS में गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।